भारतीय जनता पार्टी जहां पहुंची है, उसका श्रेय, उसकी क्रेडिट अगर किसी को मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिलती है। हमारा विश्वास संगठन में है। हम राष्ट्र जीवन में परिवर्तन का आधार संगठन की शक्ति मानते हैं और इसलिए इतनी बड़ी तादाद में जमीन की जड़ों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का दर्शन करना ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथियों, हम लोग एक ही मंत्र को लेकर के जिए हैं। हम लोग एक ही मंत्र को साकार करने के लिए अपने आप को खपा रहे हैं और वो मंत्र है भारत माता की जय। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। यहां इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए भाजपा के हर एक कार्यकर्ता का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाजपा में रहते हुए आपने मां भारती की सेवा को, जनता की सेवा को अपना धर्म बनाया है। आप सभी भाजपा कार्यकर्ता ही भाजपा की प्राणवायु है, ऑक्सीजन है। भाजपा का कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करता है और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। साथियों, मैं गर्व से कहता हूं, अगर मेरा सबसे बड़ा कोई क्वालिफिकेशन है, मेरी सबसे बड़ी गौरवपूर्ण मेरे जीवन की बात है, तो वो यही है कि नरेंद्र मोदी भाजपा का कार्यकर्ता है और एक भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर मैं असम के अपने सभी कार्यकर्ता और भाई बहनों को, संगठन की शक्ति को सर झुका करके नमन करता हूं। साथियों, मैं मां आदि शक्ति, मां कामाख्या को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मां कामाख्या की असम पर, असम वासियों पर, देश पर, देशवासियों पर बहुत कृपा रही है। उनके आशीर्वाद से असम ने राष्ट्र रक्षा और देश की स्वतंत्रता, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली अनेक संतानें दी हैं। ऐसी ही एक महान संतान
कविंद्र पुरकायस्थ जी को मैं आज प्रणाम करता हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन असम और समाज की सेवा के लिए समर्पित किया। इसी योगदान को नमन करते हुए बीजेपी एनडीए सरकार को उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला है। वर्ष 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट के 125 से अधिक महान व्यक्तित्वों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। 125 से अधिक। ये दिखाता है कि असम की धरती का, नॉर्थ ईस्ट की धरती का सामर्थ्य कितना बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट का यही सामर्थ्य अब विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। साथियों, कुछ दिन पहले ही देश का बजट आया है। बजट के बाद असम का, नॉर्थ ईस्ट का मेरा ये पहला दौरा है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, हम उस नॉर्थ ईस्ट की भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। इस वर्ष का बजट अष्टलक्ष्मी के लिए बीजेपी एनडीए के विजन को और मजबूती देने वाला है। बजट में बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। इस साल असम को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में लगभग 50,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। साथियों, कांग्रेस सरकार के समय असम को कैसे पाई पाई के लिए तरस कर रखा जाता था, और वो आपको तो भली भांति याद होगा। कांग्रेस के समय असम को टैक्स के हिस्से के रूप में सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया मिलते थे। अब भाजपा सरकार में असम को कांग्रेस सरकार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा रुपये मिल रहे हैं। अगर मैं पिछले 11 वर्ष की बात करूं तो असम को तमाम विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? मैं जो आंकड़ा बोल रहा हूं याद रहेगा आपको? फिर से एक बार बोलता हूं, केंद्र सरकार से 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। कितने कितने? पीछे से आवाज आनी चाहिए। कितने? आप मुझे बताइए कितने? और जोर से बोलिए कितने? साथियों, आप मुझे बताइए, जो कांग्रेस असम के विकास के लिए पैसे देने से भी बचती हो, वो कांग्रेस
क्या असम का विकास कर सकती है? असम का विकास कर सकती है? कभी भी कर सकती है? आपका भला कर सकती है? यहाँ के युवाओं का भला कर सकती है? यहाँ के किसानों का भला कर सकती है? यहाँ के गांव का भला कर सकती है? साथियों, इस साल के बजट में नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूती देने का काम किया गया है। कनेक्टिविटी बढ़ती है तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इसलिए असम में हाईवे और अन्य रोड प्रोजेक्ट के लिए करीब हजारों करोड़ रुपए देना तय हुआ है। बजट में जो घोषणा हुई है उससे असम में टूरिज्म का भी विस्तार होगा। अभी आपने देखा होगा परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम गुवाहाटी में हुआ था। हमने ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर विद्यार्थियों से चर्चा की थी। आने वाले समय में ब्रह्मपुत्र पर ऐसे ही रिवर टूरिज्म को और बढ़ाया जाएगा। मैं ऐसे ही वहां नहीं गया था, मैं देश को बताना चाहता था कि टूरिज्म के लिए इससे बेहतर जगह नहीं है। आओ, ये मेरा असम है, ये मेरी ब्रह्मपुत्र है। आइए, इस बार के बजट में इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। साथियों, आज के दिन देश की नजरें असम पर है। सबने देखा कि असम का नॉर्थ ईस्ट का सामर्थ्य क्या है। थोड़ी देर पहले जब मैं वायुसेना के विमान से मोरान के हाईवे पर उतरा, रनवे पर नहीं, हाईवे पर विमान से उतरा, तो एक नया इतिहास बन गया। कभी नॉर्थ ईस्ट का नाम आते ही लोग सोचते थे, अरे यार छोड़ो, टूटी फूटी सड़कें, कोई ठिकाना नहीं, निकलेंगे तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। वो भी एक वक्त था, ये भी एक वक्त है। और आज यहां ऐसे हाईवे बनकर तैयार हो रहे हैं जहां सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलती, बल्कि हवाई जहाज भी लैंड करते हैं। साथियों, आप मुझे बता दीजिए, आपके हाईवे पर विमान लैंड हो, ये आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? तो जरा अपना मोबाइल निकालिए और फ्लैश लाइट कीजिए। आपको गर्व हुआ है ना? मोबाइल फोन निकालिए और फ्लैश लाइट कीजिए सबके साथ, दूर दूर तक। ये गर्व की पल है, ये असम का बदलता हुआ मिजाज है। हाथ बराबर ऊपर करके दिखाइए। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व से मन भर गया कि नहीं भर गया? बोलिए भारत माता की। साथियों, असम का इतना विकास इसलिए हो रहा है, यहां आप सभी की मेहनत से बीजेपी सरकार बनी है।
यहां के नागरिकों ने भाजपा पर भरोसा किया है। आपने मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ, मेरा बूथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत की भावना से बूथ जाकर एक एक परिवार को मिलकर, एक एक मतदार को मिलकर बीजेपी के हर समर्थक को अपने साथ जोड़ा, उन्हें उनके वोट की ताकत का परिचय करवाया और इसी प्रयास से ही असम में बीजेपी की सरकार बनी। असम के इसी आशीर्वाद के कारण, असम के नागरिकों के वोट के कारण यहां लाखों गरीबों के घर बने, लाखों परिवारों में शौचालय की व्यवस्था हुई, पीने का साफ पानी उनके घर तक पहुंचा। आप मुझे बताइए, गरीब को घर मिलता है तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? गरीब के घर में टॉयलेट बनता है तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? गरीब के घर में पीने का पानी पहुंचता है तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? इस पुण्य का हकदार कौन है? इस पुण्य का हकदार कौन है? एक पुण्य का हकदार कौन है? इस पुण्य का हकदार भारतीय जनता पार्टी के बूथ का कार्यकर्ता है। गरीबों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला, उन्हें सुरक्षा और आत्मविश्वास मिला, इसलिए इस बार भी आपको ऐसे ही अपने बूथ पर एक एक वोट पर ध्यान रखना है। रखोगे? अब और कुछ मत करो, बस पूरी ताकत बूथ में लगा दो। आपका बूथ विजयी होगा तो बीजेपी विजयी होगी कि नहीं होगी? आपको विजय पाना है तो कहां पाना है? बूथ में विजय पाना है। साथियों, आज देश को सिर्फ एक और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिली है, ये इस बात का भी प्रमाण है कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार हो रहा है। आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। साथियों, आज ही पुलवामा हमले की बरसी है। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह आतंकियों को सजा दी, वो पूरी दुनिया ने देखा है और कुछ लोग तो आज भी कांप रहे हैं। अभी आपने भारत की ये शक्ति ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी है। लेकिन साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कभी कांग्रेस से हम देश हित के लिए
इतनी हिम्मत के साथ फैसले करने की ताकत थी क्या? वो कर सकते थे क्या? वो ज्यादा से ज्यादा बयान दे सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। जो कांग्रेस भारत को राष्ट्र मानने से भी इनकार करती हो, जो सवाल करते हैं कि मां भारती क्या होती है, जो मां भारती के नाम तक से परहेज करती हो, जो मां भारती के प्रति जरा सा सम्मान तक नहीं दिखाते, वो कांग्रेस कभी भारत का भला नहीं कर सकती। इसलिए कांग्रेस ने कभी देश की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी। कांग्रेस की सरकारों के इसी नकारेपन से पूरा नॉर्थ ईस्ट डर और असुरक्षा में जीता था। कांग्रेस ने हमेशा देश को खतरे में डाल के रखा। कांग्रेस के समय में जब भी सेना के लिए हथियार खरीदे गए, उसका मतलब होता था हजारों करोड़ का घोटाला। साथियों, आज देश अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा है। भारत अपनी सीमाओं पर शानदार हाईवे, शानदार टनल्स, ऊंचे ऊंचे ब्रिज, आधुनिक एयरफील्ड, ये सब बना रहा है, देश की सुरक्षा बढ़ा रहा है। और इसलिए कांग्रेस बौखलाई हुई है। उनको यही हो रहा है कि मोदी सब कैसे कर लेता है। उन बेचारों को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। और जब नींद नहीं आती है तो दिन में कुछ भी बोलते रहते हैं। साथियों, आज की कांग्रेस हर उस विचार, हर उस आतंकी को कंधे पर बिठाती है, देश का बुरा सोचता है। जो लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखते हैं, जो लोग नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के नारे लगाते हैं, वो कांग्रेस के लिए पूजनीय बन चुके हैं। आजादी के समय मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा कराया। अब आज की कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनकर फिर देश बांटने में जुट गई है। ये एमएमसी है, माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस। और इसलिए आपको कांग्रेस से सावधान रहना है और असम की जनता को भी सावधान करना है। साथियों, यहां जो नौजवान है, जो अभी 20-25 वर्ष के हैं, उन्हें कांग्रेस का कुशासन शायद पता नहीं होगा, याद नहीं होगा। कांग्रेस की सरकारें चाहे असम में रही हो या फिर दिल्ली में, उन्होंने असम को अपने हाल पर छोड़ दिया था। आज जब मैं यहां ब्रह्मपुत्र के तट पर खड़ा हूं,
तो इस महानदी का ही उदाहरण देता हूं। असम के विकास में, असम के लोगों के जीवन को आसान बनाने में ब्रह्मपुत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन कांग्रेस के 70 साल के शासन में ब्रह्मपुत्र को पार करना हमेशा बड़ी चुनौती रहा। आजादी के बाद से लेकर 2014 तक, और उनके तो प्रधानमंत्री यहां से चुन करके गए थे, यानी लगभग 7 दशक में कांग्रेस सरकारों ने ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 पुल बनवाए थे। इतने दशकों में कितने पुल? कितने? आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी विशाल नदी और असम की इतनी बड़ी जनसंख्या को जीवन देने वाली नदी पर सिर्फ 3 पुल बने थे। क्या ऐसी हालत में असम तेज विकास संभव था क्या? तेज विकास संभव था क्या? मेरे कार्यकर्ता साथियों, 2014 में आपकी मेहनत का परिणाम था कि मुझे भारत सरकार में देश की सेवा का अवसर मिला, और उसके बाद 2-3 साल बाद आप सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां डबल इंजन सरकार बनाई, और इसका नतीजा क्या हुआ? बीते 10-11 वर्षों में बीजेपी एनडीए सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 5 बड़े पुल पूरे किए हैं। ये आंकड़े याद रहेंगे ना? कांग्रेस की 70 साल की सत्ता में सिर्फ 3 पुल बने थे, लेकिन हमने सिर्फ 10 वर्षों में 5 पुल बनाए हैं। यानी कांग्रेस ने असम को सिर्फ समस्याएं दी, जबकि बीजेपी ने असम को समाधान दिए हैं। साथियों, आज गुवाहाटी के 2 हिस्सों को जोड़ने वाले शानदार पुल का भी लोकार्पण हो गया है। इस सेतु का नाम प्राचीन कामरूप के महाप्रतापी सम्राट कुमार भास्कर वर्मन जी के नाम पर रखा गया है। ये लोग होते तो अपने परिवार पर ही नाम चढ़ा देते। यानी ये भास्कर सेतु असम के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और असम के समृद्ध इतिहास का संगम है। ये इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी तेज विकास करती है और विरासत को भी आगे बढ़ाती है। साथियों, इस नए सेतु के बनने से गुवाहाटी देश का एक बड़ा ग्रोथ सेंटर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। 6 लेन के इस ब्रिज से नौजवान हो या बुजुर्ग, किसान हो या उद्यमी, सबको फायदा होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यहां भी ऐसे कई सारे पुलों पर काम चल रहा है। जब ये सभी तैयार हो जाएंगे तो असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास को बहुत तेज गति मिलने वाली है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के दशकों के कुशासन की सबसे बड़ी वजह रही है कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति
वोट बैंक पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने असम को हमेशा वोट के चस्पे से ही देखा। कांग्रेस ने हर वो काम किया जिससे तुष्टीकरण को बढ़ावा मिले और हर वो काम रोका जिससे असम का विकास हो। कांग्रेस के समय केंद्र सरकार की योजनाओं को असम तक पहुंचने में भी बरसों लग जाते थे, लेकिन साथियों, बीजेपी ने असम के विकास को, नॉर्थ ईस्ट के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है। बीते 11 वर्षों में देखिए, जब भी कोई नई शुरुआत देश में हुई तो तुरंत उसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को भी मिला, कोई भी विलंब के बिना मिला। देश में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च हुई तो असम और नॉर्थ ईस्ट भी इससे शुरुआत में ही कनेक्ट हो गया। अभी कुछ समय पहले देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन असम से ही शुरू हुई है। जब देश ने तय किया कि अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से काम कर रहा है और असम इस सेक्टर में भी ग्रोथ इंजन बन रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब असम की चाय की तरह ही, असम की चाय की तरह ही असम में बनी चिप्स की भी पूरी दुनिया में चर्चा होगी। चाय से लेकर के चिप्स तक असम की विकास यात्रा दिखाई देती है। साथियों, असम का ये प्यार मैं कैसे भूल सकता हूं। लेकिन मैं असम को वादा करता हूं, आपने मुझे जो प्यार दिया है ना, मैं उसे ब्याज समेत लौटाऊंगा और विकास करके लौटाऊंगा। मैं आपको डिजिटल कनेक्टिविटी का भी उदाहरण दूंगा। आप देखिए, कांग्रेस के समय में 3G और 4G टेक्नोलॉजी आई, ये 2G के घोटाले भी आए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट तक, असम तक उसे तेजी से पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने मेहनत ही नहीं की। और जब भाजपा सरकार में 5G टेक्नोलॉजी आई तो हमने क्या किया? हमने इस टेक्नोलॉजी को पूरे असम में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए काम किया। इस सेचुरेशन अप्रोच के कारण आज गुवाहाटी के युवाओं को
हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ मिल रहा है। और जब असम में एनआईसी डेटा सेंटर की भी शुरुआत हुई है, ये डेटा सेंटर यहां के नौजवानों को बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। साथियों, एक और उदाहरण स्वास्थ्य सेवाओं का भी है। कांग्रेस ने दशकों तक एम्स के विस्तार पर ध्यान नहीं दिया। जब अटल जी की सरकार बनी तो एम्स की संख्या बढ़ाई गई। इसके बावजूद हालत ये थी कि 2014 में देश में सिर्फ 6 एम्स थी। आपने 2014 में मोदी को देश की सेवा का अवसर दिया और आज देश में एम्स की संख्या बढ़कर 20 से ज्यादा हो चुकी है। बीजेपी सरकार ने एम्स गुवाहाटी का भी निर्माण किया है। इसके अलावा असम में कई मेडिकल कॉलेज और कैंसर हॉस्पिटल भी खोले गए हैं और कल ही हमने पीएम राहत स्कीम को भी मंजूरी दी है। देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी व्यक्ति किसी दुर्घटना में घायल होता है तो केंद्र की सरकार की ओर से उसका 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराया जाएगा। एक्सीडेंट के बाद तुरंत मदद मिलने से जान बच जाती है। साथियों, यहां आए भाजपा कार्यकर्ताओं में बड़ी संख्या में मेरे युवा बेटे बेटियां की है। आप याद रखिए, देश में जब मैनेजमेंट और उच्च शिक्षा की बात होती थी तो असम और नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के पास सिर्फ पलायन का ही विकल्प होता था। लेकिन आज देखिए, आईआईएम पालतबारी का नया कैंपस शुरू हो चुका है। आईआईटी गुवाहाटी का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। इसके अलावा असम में IRI इसकी भी स्थापना की गई है। ये संस्थान असम में नई टेक्नोलॉजी लीडर्स को तैयार करेंगे। साथियों, आज केंद्र की बीजेपी एनडीए सरकार देश के छोटे छोटे शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का जाल बिछा रही है। आज ही मुझे गुवाहाटी में 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला। इस वर्ष के बजट में भी पूर्वोदय स्कीम के तहत 4000 इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा की गई है। इससे आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या में असम को भी इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली है। साथियों, कांग्रेस ने असम के साथ एक और बहुत बड़ा अन्याय किया है। कांग्रेस ने असम को अशांत रखा, हिंसा और अलगाव में रखा। आजादी के बाद से ही असम बम बंदूक, बंद ब्लॉकेड और कर्फ्यू की चपेट में रहा और इसकी गुनहगार कांग्रेस ही थी। मुझे याद है, मैं जब यहां संगठन का काम करता था तो मैं वापस जाने का भी कार्यक्रम बना के आता था, लेकिन यहां मैं कार्यक्रम नहीं कर पाता था। क्यों? कहीं ब्लॉकेड है, कहीं जा नहीं सकते, रास्ते बंद है। तो मुझे कभी कभी तो 3 दिन के लिए आया था, 7 दिन तक वापस नहीं जा पाता था, काम ही नहीं कर पाता था। ये हालत करके रखी थी। लेकिन साथियों, भाजपा एनडीए सरकार असम में शांति, बहाली और तेज विकास का संकल्प लेकर चल रही है।
इसलिए जो असम कभी बम धमाकों से गूंजता था, उसी असम में अब शांति की स्थापना हो रही है। जिस असम में हर साल औसतन 1000 से ज्यादा लोग हिंसा में मारे जाते थे, आज वहां हिंसा की घटनाएं बंद हो रही है। पहली बार असम में बोडो, कार्बी, आदिवासी, डीएनएलए, उल्फा ऐसे हर संगठन से जुड़े साथियों ने बंदूक छोड़कर देश के संविधान का रास्ता चुना है, शांति और विकास की राह पकड़ी है। लेकिन मेरे कार्यकर्ता साथियों, आपको भूलना नहीं है, 10 वर्ष सत्ता से बाहर रहने की वजह से कांग्रेस और ज्यादा जहरीली हो गई है। उनके टॉप लीडर से नीचे तक उनके जुबान से जहर ही निकलता है। कांग्रेस असम को फिर से अशांति और अराजकता में झोंकना चाहती है। कांग्रेस असम को घुसपैठियों के हवाले करना चाहती है। आप इनके दिल्ली के नेताओं को देखिए, यहां जो इनके नेता हैं उनको देखिए, ये सब घुसपैठियों को बचाने में ही लगे हुए हैं। कांग्रेस असम की असल पहचान को मिटाना चाहती है। साथियों, आने वाले 5 साल असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पूरे होने वाले हैं जो असम की ग्रोथ को नए पंख लगाएंगे, और इसलिए यहां डबल इंजन की बीजेपी सरकार फिर एक बार बहुत जरूरी है। इसलिए बीजेपी के हर कार्यकर्ता को याद रखना है, असम के तेज विकास के लिए आपको एक बार असम के युवाओं को रोजगार के लिए आपको एक बार असम की बेटियों को नए अवसरों के लिए आपको एक बार असम की पहचान बचाने के लिए आपको एक बार साथियों, आज यहां आप सबका ये जोश देखकर असम की महाविजय का मेरा विश्वास और मजबूत हो गया है। मुझे पूरा भरोसा है, इस बार और बड़े बहुमत से असम में हमारी सरकार की वापसी होने वाली है। लेकिन साथियों, याद रखिएगा, हमें सिर्फ चुनाव ही नहीं जीतना है, हमें निरंतर असम के लोगों का मन भी जीतना है, उनका दिल भी जीतना है। और इसके लिए असम के एक एक भाजपा कार्यकर्ता को, एक एक पदाधिकारी को, सभी पदाधिकारी को पूरे परिश्रम से काम करना है। जब तक असम में वोटिंग का काम पूरा नहीं होता है, जब तक काउंटिंग नहीं होता है, जब तक नई सरकार के, भाजपा की सरकार के शपथ नहीं होते हैं, तब तक हमें हर दिन अपने क्षेत्र के हर घर में जाना है, हर घर में लोगों को मिलकर उनकी आकांक्षा, अपेक्षा सुननी है, लोगों को अपने काम बताने हैं, उनके काम आना है।
एक एक पन्ना प्रमुख, एक एक बूथ वर्कर को अगले 2 महीने खूब मेहनत करनी है। अगले 2 महीने एक एक घर में एक एक असमिया भाई बहन तक अपनी सरकार के विजन को पहुंचाना है। साथियों, असम में तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार असम के 3 गुना विकास का रास्ता बनाएगी। इसलिए हर एक कार्यकर्ता का एक ही मंत्र होना चाहिए, मेरा बूथ, मेरा बूथ, मेरा बूथ, मोर बूथ, मोर बूथ, मोर बूथ, मोर बूथ। साथियों, आप मेरा एक और काम करेंगे, पक्का करेंगे, ये सारी बातें याद रखेंगे, पूरी तरह लागू करेंगे, एक एक मतदाता तक पहुंचेंगे और उनको बताना मोदी जी आपके लिए ही जी रहे हैं। बताएंगे, बताएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मोदी जी। So Prime Minister Modi's address, he spoke about the schemes that have been brought by the government and the kind of development that has been brought in after his government came to power in 2014. He spoke about how infrastructure was brought to the Northeast, even though it had been ignored for many years and many decades by the Congress rule, going on to slam the Congress for indulging in appeasement politics.